भाग 2। अर्जुन के गायब हो जाने के बाद महल की हवाओं में कुछ बदल गया था। हर दीवार जैसे कुछ जानती थी पर कह नहीं सकती थी। महारानी त्रिलोकेश्वरी देवी के मन में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। अब वो कम बोलती थीं, कम हंसती थीं। दरबार में उनका आना जाना सीमित हो गया था। लोग कहने लगे थे, महारानी कुछ छिपा रही हैं। हर रोज शाम होते ही वो उसी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती जहां अर्जुन ने उन्हें पहली बार शॉल ओढ़ाया था। वहां खड़े होकर दूर क्षितिज को निहारती रहती, मानो इंतजार कर रही हूं। पर किसका? रातों को वो अचानक जाग जाती, अर्जुन का नाम बुदबुदाते हुए। उनकी दासी रुक्मिणी ने कई बार देखा, महारानी के तकिए पर आंसू सूखते सूखते दाग छोड़ गए थे। संदिग्ध संकेत। अर्जुन के अचानक गायब हो जाने के कुछ सप्ताह बाद एक गुप्त पत्र महारानी को मिला। पत्र रेशमी कागज पर नहीं था, मोटे खुरदरे कपड़े पर लिखी गई इबारत थी। उस पर केवल 2 पंक्तियां लिखी थीं, जिसे तुमने अपना कहा वो अब तुम्हारा नहीं रहा। इस पत्र के साथ एक वस्तु भी थी, अर्जुन का चांदी का कड़ा, जो उसने कभी महारानी को उपहार में दिया था। त्रिलोकेश्वरी ने वो कड़ा अपने पास रखा, लेकिन पत्र को जला दिया। उसी रात उन्होंने अपनी पुरानी दासी रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी, महारानी की आवाज में अनसुनी दृढ़ता थी। जिन गुप्तचरों को मैंने दक्षिणी सीमा की ओर भेजा था, उनकी सूचना कहाँ है? महारानी, रुक्मिणी ने धीरे से उत्तर दिया। 3 में से 2 गुप्तचर लापता हैं। तीसरे ने लौटकर बताया कि अर्जुन को आखिरी बार नागवीरगढ़ के पास देखा गया था, जहां कोई गुप्त शक्ति उसे खोज रही थी। महारानी का चेहरा तन गया। नागवीरगढ़? उन्होंने दोहराया। वहां तो केवल एक ही रहता है, पूर्व सेनापति विक्रम सिंह। विक्रम सिंह की वापसी। विक्रम सिंह, जो राजा के अत्यंत विश्वसनीय थे, युद्ध में एक गंभीर विवाद के बाद दरबार से निष्कासित कर दिए गए थे। कहा जाता था कि वो राज्य के कुछ गुप्त रहस्यों से परिचित थे और राजा को धोखा देने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त प्रमाण नहीं थे, इसलिए उन्हें केवल महल से निकाला गया, मारा नहीं गया। विक्रम सिंह अब नागवीरगढ़ की पहाड़ियों में एक गढ़ बनाकर रह रहा था। महारानी को यकीन हो चला था कि अर्जुन वहीं बंदी है, लेकिन सवाल ये था, क्यों? किसके लिए? गुप्त सभा। राजा अभी भी सीमांत युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए महारानी ने दरबार की गुप्त बैठक बुलाई। केवल 3 लोग उसमें शामिल थे, रुक्मिणी, महामंत्री धवल सेन और राजगुरु सतीशानंद। मुझे अर्जुन को ढूंढना है, महारानी ने कहा। राजगुरु ने भौहें चढ़ाईं। अर्जुन एक सेवक था महारानी, उसके लिए आप राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहती हैं? महारानी का स्वर सख्त हो गया। वो केवल सेवक नहीं था, वो मेरे विश्वास का धागा था, और अगर वो गायब हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि किसी ने मेरे विश्वास को तोड़ा है, और वो इस दरबार में भी हो सकता है। महामंत्री धवल सेन ने धीरे से कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं महारानी। अर्जुन की नियुक्ति भी अचानक हुई थी और उसका गायब होना भी संयोग नहीं हो सकता। शायद वो कोई गहरा खेल खेल रहा था, या उसके जरिए कोई और। त्रिलोकेश्वरी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उनके भीतर एक अजीब द्वंद्व था। अर्जुन की आंखों में जो सच्चाई उन्होंने देखी थी, क्या वो धोखा हो सकती थी, या फिर यह एक बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी? रानी ने स्वयं नागवीरगढ़ जाने का निर्णय लिया, छद्म वेश में, बिना किसी राजसी पहचान के। उनके साथ केवल रुक्मिणी और 2 वफादार गुप्तचर थे। नागवीरगढ़, जो एक वीरान और खंडहर होता जा रहा किला था, अब एक गुप्त गढ़ में बदल चुका था। वहां पहरेदारों की संख्या सामान्य से कहीं अधिक थी। महारानी ने देखा कि वहां रह रहे सैनिक किसी सामान्य सेना के नहीं थे, वे प्रशिक्षित थे, एक अलग झंडा लिए हुए, जिसमें 3 मुड़ती हुई तलवारें बनी थीं। ये निशान किसी गुप्त विद्रोही संगठन का प्रतीक था। रात को जब गढ़ में सन्नाटा छा गया, महारानी चुपचाप पीछे की सुरंगों से भीतर घुसी। वहां उन्हें एक कोठरी मिली, गहरी, अंधेरी, और उसमें जंजीरों से बंधा हुआ था। अर्जुन। 6 सामना। अर्जुन थका हुआ था, लेकिन जिंदा था। उसकी आंखों में वही चमक थी, पर अब उसमें पीड़ा थी। महारानी को देख वह चौंक गया। आप यहाँ? तुम्हें क्या लगा था अर्जुन? महारानी की आवाज कांप रही थी। कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? मुझे मजबूर किया गया महारानी। मुझे यहाँ लाने वाला वही है जो आपको भी निशाने पर रखना चाहता है। विक्रम सिंह? नहीं, अर्जुन ने धीमे से कहा। राजगुरु सतीशानंद? सुनते ही महारानी के भीतर जैसे भूचाल आ गया। राजगुरु? परंतु वह तो राजा के परम विश्वास पात्रों में से हैं। यही तो भ्रम है। वह वर्षों से एक विद्रोह की योजना बना रहे हैं, और मैं अनजाने में उनके पास गया था जब मेरी बहन को बचाने के लिए मदद मांगने पहुंचा था। तब उन्होंने मुझे आपके निकट जाने को कहा, लेकिन लेकिन मैं सच में आपसे मोहग्रस्त हो गया। आपने मेरे भीतर की आत्मा को छुआ महारानी, और जब मैंने सच्चाई बतानी चाही, मुझे बंदी बना लिया गया। महारानी का हृदय दुविधा में था। वह अर्जुन की बातों पर विश्वास करना चाहती थीं, लेकिन अब मामला केवल प्रेम या विश्वास का नहीं था, यह एक षड्यंत्र था
जो तख्त को गिराने की ओर बढ़ रहा था। विद्रोह की आहट। महारानी ने अर्जुन को मुक्त करवाया और गुप्त रूप से राजधानी लौट आईं। उन्होंने राजा को तत्काल संदेश भेजा कि वह तुरंत लौटें। लेकिन उससे पहले ही राजमहल में अजीब हलचलें शुरू हो गईं। महल की दीवारों पर रात्रि में रहस्यमयी निशान दिखने लगे। वही 3 मुड़ी तलवारें। राजकोष से गुप्त रूप से धन निकालने की घटनाएं भी सामने आईं। राजगुरु अब खुलकर अपने संप्रदाय के साथ संपर्क करने लगे थे और दरबार में कुछ मंत्रियों को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था। अब महारानी के पास 2 रास्ते थे, या तो वह सब कुछ उजागर कर दे और दरबार में तूफान लाए, या एक और कदम गहराई में जाएं ताकि षड्यंत्र की जड़ तक पहुंच सकें। महारानी ने निर्णय लिया, युद्ध होगा, लेकिन तलवारों से नहीं, चालों से। उन्होंने अर्जुन को छिपा कर रखा और उसे आदेश दिया कि वह राजगुरु के षड्यंत्र में फिर से शामिल हो, एक जासूस के रूप में। इस बार वह खुद भी एक चाल थी। अब एक नई भूमिका की शुरुआत हुई, जहां अर्जुन और महारानी दोनों अपने प्रेम की भावनाओं को अपने लक्ष्य के पीछे छिपा रहे थे। क्योंकि अब सवाल केवल प्रेम या विश्वास का नहीं था, अब बात राज्य और गद्दी की थी। और यह भाग यही समाप्त होता है। अगला भाग जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।